Assalamu alaikum dear readers. Welcome to Romantic Novels by सहर। किस्त नंबर 12। वो भी सीढ़ियाँ अबूर कर ही रही थी जब उसे ऊपर की जानिब किसी का साया सा लगा था, जैसे पहले से ही छत पर कोई मौजूद है। साए से वो उसे कोई मर्द ही लगा था। मर्द मुलाजमीन को तो यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। भाभी के मुताबिक भाई और पापा बाहर गए हुए थे, तो फिर ये कौन था? सरजान कदमों में मज़ीद तेज़ी लाती जल्दी से ऊपर पहुंची थी। क कौन है? कौन है यहाँ? देखो, अब छुपने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें देख चुकी हूँ। इससे पहले शोर मचाकर मैं सबको बुला लूँ, खामोशी से सामने आ जाओ। जरजान छत पर मौजूद बनाए गए स्टोर के आसपास उसे तलाश करती धमकी अमीज़ लहजे में बोली थी, जब अचानक किसी ने पीछे से उसके होंठों पर अपनी मजबूत हथेली जमाते उसके पेट पे दूसरा बाजू फैलाकर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा था। जरजान इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यूं अचानक किसी की मजबूत कैद में आ जाने पर उसकी जान हवा हो चुकी थी, मगर नेत्रों से टकराती उसकी महक और मजबूत गिरफ्त का एहसास बिना देखे भी सरजान को समझा गए थे कि वो इस वक्त किसकी गिरफ्त में है। अपने पेट पे दंसी उसकी उंगलियां सरजान की जान निकाल गई थीं। वो जितना उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, वो इतना उसे अपने करीब खींच लेता था। मुझ पर किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मैं इस हवेली में अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से रह भी रही हूँ। इस हवेली की सरदारनी के सारे इख्तियारात मुझे दिए गए हैं। मैं यहाँ पे सरदार साईं के साथ बहुत खुश हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ, और मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे सरदार साईं पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। जो इंसान दुश्मनों की औरतों के एक बार चल के आने पर अपने भाई का कत्ल माफ़ कर सकता है, वो अपनी बीवी की किस कदर इज्जत करता होगा, ये सोच पाना भी शायद यहाँ बैठे मर्दों के लिए नामुमकिन सी बात है। अनायशा एक ही सांस में बोलती जाकवान जतोई समेत वहाँ बैठे हर इंसान को सकते में मुब्तला कर गई थी। सभी इस हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि अनायशा की रुखसती जाकवान ने ज़बरदस्ती करवाई है। वो जाकवान को सख्त नापसंद करती हैं। फिर अब एकदम अपने सरदार के हक में अपने खानदान वालों से लड़ जाना किसी की समझ में नहीं आया था। यहाँ तक कि जाकवान जतोई को खुद यही लगा था कि वो जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रहा है। भला उसकी ये जख्मी लड़ाका शेरनी उसके हक में इतना सब कुछ कैसे बोल सकती थी, और जिस तरह वो सर से पैर तक अपने पूरे वजूद को उसकी शाल में लिपेट कर लाई थी, इस बात ने तो जाकवान जतोई पर गशी तारी कर दी थी। बेटा, आप पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसा बोल रही हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ मौजूद हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे और आपको बाहिफाजत यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे। सबसे पहले फ़हीम खान ही गहरे शौक से जागे थे। जाकवान सरदारनी अनायशा जाकवान जतोई को डराना धमकाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है मामू जान। और जब मैं आपके साथ जाना ही नहीं चाहती तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं मुझे? मैं चाहती हूँ जैसे मेरे सरदार साईं मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, मैं चाहती हूँ आप भी वैसा ही करें। माफ़ी चाहती हूँ सरदार साईं, आपकी इजाज़त के बगैर यहाँ आई, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई यूं आपकी तौहीन करे। अनायशा फ़हीम खान जैसे बंदे की बात काटती उन्हें वहीं खामोश करवा चुकी थी, और आखिर में आंखों में अकीदत भरे जाकवान को मुखातिब करती उसे बुरी तरह घायल कर गई थी। जाकवान जदोई ज़िंदगी में पहली बार किसी के सामने यूं चारों शाने चत हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि उसकी सरफेरी सरदारनी को आखिर हुआ क्या है। वो जो उसे देख बस लड़ने मरने को दौड़ती थी, वो अचानक से झूठ सच की मिलावट करती उसके लिए कैसे अपने खानदान वालों के आगे ऑन खड़ी हुई थी। उसने तो हर बात में अनायशा पर अपना हुक्म ही चलाया था, यहाँ तक कि उसकी सबसे पर्सनल शे उसका मोबाइल तक उससे छीन लिया था, मगर फिर भी ये लड़की उसकी तरफदारी कर रही थी। जाकवान उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए यकटक उसे तके गया था। ये लड़की जाते जाते उसके दिल पर बहुत बड़ी कयामत छा गई थी। दुश्मनों के वार से तो वो बहुत आराम से बच गया था, मगर उसकी सरदारनी ने उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। खुदा हाफिज मामू जान। अनायशा वहाँ से जा चुकी थी। उसके जाते ही जाकवान भी अपनी कुर्सी से उठता महफिल बर्खास्त कर गया था।
जालीदार दीवार के पीछे बैठी महनाज बेगम अपनी बेटी का ठहरा पुरसकून अंदाज देख एक बार फिर से जी उठी थी। उनकी अपनी बेटी के लिए मांगी दुआएं रंग लाई थीं और वो अक्लमंदी का मुजाहिरा करती दुश्मनों की चाल से बच निकली थी। वहीं दूसरी जानिब बैठी सफीना बेगम और बाकी सब सख्ते से अभी तक नहीं निकल पाई थीं। उन्होंने क्या सोचा था और यहाँ क्या हो चुका था, ये सरदारनी उनकी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली थी। वो अपने होंठों से उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, जो ना तो उसे हिलने दे रहा था और ना ही बोलने की काबिल छोड़ा था। मैं हाथ हटा रहा हूँ, अगर जरा से भी कोशिश चिल्लाने की तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। दिलशेर उसके कान के करीब झुक कर सरगोशियाना लहजे में बोलता। उसकी मजामत कदम तोड़ गया था। उसकी गर्म सांसें और भारी भूचल लहजा सरजान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी तोड़ा गया था। उसे महसूस हुआ था जैसे दिलशेर उसके बालों को छुआ है, मगर वो पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा पाई थी। छोड़ो मुझे, क्यों आए हो तुम यहाँ? जरजान उसके हाथ हटाते ही फाड़ खाने वाले लहजे में बोलती उसकी जानिब पलटी थी, मगर दिलशेर के पेट पर मौजूद गिरफ्त और बालों में महसूस होते लम्स पर जरजान सुन सी हुई थी। जरजान के पूरे वजूद में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। ये शख्स आखिर चाहता क्या था? उस दूर उसकी मोहब्बत को ठुकराने के बाद भी उसे चैन क्यों नहीं आ रहा था? उसकी ढीली बढ़ती गिरफ्त पर सरचाम उसका हाथ झटकती फौरन उससे दूर हुई थी। मसला क्या है आखिर तुम्हारे साथ? क्यों जान नहीं छोड़ देते तुम मेरी? क्यों सुकून से जीने नहीं देते मुझे? मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर, मेरा दिल तोड़ कर सुकून नहीं मिला तुम्हें, जो अब मुझे बदनाम करने यहाँ पहुँच गए हो? मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, तुम और तुम्हारा सरदार फिर कोई चाल चल रहे हो। कैसे बुज़दिल मर्द हो तुम लोग। दुश्मनी निभानी है तो मर्दानगी दिखाकर मर्दों से लड़ो ना। औरतों को मोहरा क्यों बनाते हो? ज़रा शर्म और गैरत नहीं बची तुम लोगों में? सरजान बिना सोचे समझे एक ही सांस में बोलती चली गई थी। उसका उस शख्स पर गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, मगर दिलशेर ने उसकी बात खत्म होते ही उसकी हसीन जुल्फों को मुट्ठी में दबोच कर उनकी नरमाहटें महसूस करते उसे अपनी जानिब खींचा था। मिस सरजान, उतना ही बोलें जितना बाद में सह सकें। आपकी इन अल्फाज का बदला बहुत जल्द सूद समेत दूंगा। जरजान के हसीन बालों में अपनी उंगलियां पूरी तरह उलझाते वो उसे मजीद दबा गया था। छोड़ो मेरे बाल और निकल जाओ यहाँ से, वरना मैंने एक ही आवाज़ देकर सबको बुला लेना है। क्यों आए हो तुम यहाँ? जरजान ने उसकी गिरफ्त से अपने बाल आज़ाद करवाने चाहे थे, जो बच्चों की तरह उसके बालों से खेलना शुरू हो चुका था। अपनी शॉल लेने आया हूँ, मैं जल्दी से मेरी शॉल वापस करो मुझे। दिलशर की बात पर सरजान ने होनिकों की तरह उसे देखा था। तो क्या वो यहाँ इस तरह छुप कर अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ अपनी शॉल लेने आया था क्या? सरजान की शक्ल देख दिलशेर ने बामुश्किल अपना कहका रोका था। मेरी शॉल वापस चाहिए मुझे। दिलशेर ने उसके हाथ खुले मुंह को बंद करते अपनी बात दोहराई थी। तुम एक इंतहाई। सरजान कुछ कहते कहते रुकी थी, मगर वो जैसे ही वापस जाने के लिए पलटी, दिलशेर उसकी कलाई थाम कर उसे दीवार के साथ लगाता उसके दोनों जानब अपनी बाहों का मजबूत हिसार कायम कर गया था। मैं एक इंतहाई कंजूस इंसान हूँ। अपनी से किसी को देना तो दूर, उस पर किसी की परछाई भी पड़ने नहीं दे सकता। उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता वो उन्हें दीवार से लगा गया था। उसके खंबीर बुझल लहजे पर सरजान एकटक उससे देखे गई थी, जो उसकी आंखों में आंखें गाड़ियों से हिप्नोटाइज सा कर गया था। सरजान अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी जब दिलशेर अपनी पॉकेट से रिंग निकालता उसके हाथ में पहना चुका था। सरजान हक्का बक्का से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि दिलशेर ऐसा कुछ कर जाएगा। आज उसकी मंगनी थी और इसी उंगली में उसे अंगूठी पहनाई जानी थी। जरजान ने उससे अपना हाथ आज़ाद करवाते जल्दी से वो रिंग निकालनी चाहिए थी, मगर वो इतनी तंग थी कि जरजान की उंगली में फंस कर रह गई थी। ये क्या किया तुमने? मेरी मंगनी है आज। जरजान परेशानी से बोली थी, जबकि दिलशेर मज़े से खड़ा उसकी हबीब पर गौर फरमा रहा था। कितना अफसोस हो रहा है तुम्हें। तुम्हारी मंगनी की रस्म खराब कर दी मैंने। लेकिन मैंने भी कहा था ना, तुम्हें अपनी चीज़ों के मामले में बहुत कंजूस हूँ मैं। किसी की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिलशेर उसका हाथ थम कर वहाँ अपने लब रखता जहाँ से आया था वहाँ गायब हो चुका था, जबकि सरजान अपनी जगह गुमसुम सी खड़ी उसकी बातों का मफहूम समझने लगी थी। मुझे मेरी मामा से मिलना है शबनम। अनायशा वहाँ से निकलती सीधी शबनम के पास आई थी, जो अकीदत भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी। सरदारनी साईं,
सरदार साईं की मर्जी के बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकती, शबनम बेबसी से बोली थी जब उसी लम्हे अपने अकब से आती महनाज बेगम की आवाज़ पर अनायशा झटके से पलटी थी। अनायशा, मेरी बेटी कैसी है? महनाज बेगम दरवाजे में खड़ी मोहब्बत से बाहें फैलाते बोली थी। सरदार सागवान जतोई जिस औरत को यहाँ कभी कदम न रखने देने की कसम खा चुका था, आज उसी औरत को उसने अपनी हवेली में दाखिल होने दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी सरदारनी की खातिर। मगर ये बात उस वक्त अनायशा नहीं समझ पाई थी। अनायशा उनकी आगोश में समा गई थी। आप यहाँ तक कैसे पहुंची? मतलब जागवान जतोई। अनायशा को समझ नहीं आया था कि जागवान ने अचानक ये रहमदिली कैसे दिखा दी थी। ज़ाकवान जतोई की मर्ज़ी और इजाज़त से ही आई हूँ मैं नाज़ बेगम उसके हाथ चूमती मोहब्बत से बोली थी। मुझे आपके साथ जाना है मामा, मुझे यहाँ अब मज़ीद नहीं रुकना। अनायशा भी मज़ीद कुछ बोल रही थी जब ज़ाकवान को वहाँ दाखिल होता देख अनायशा की ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सरदारनी को सर तासुरात के साथ घूरता वो महनाज बेगम से मुखातिब हुआ था। सरदार साईं, महनाज बेगम ने ज़ाकवान को अनायशा की बात सुनकर गुस्से में आता देख सफाई देनी चाहिए थी। शबनम, इन्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इनकी गाड़ी तक छोड़ के आओ। ज़ाकवान उनकी वजाहत बीच में ही काटता शबनम को हुक्म दे गया था। उसे अपने और अपनी सरदारनी के बीच सफाई देने के लिए कोई तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। जबकि अनायशा उसके यूं बात काटने पर नागवारी भरी नजरों से उसे घूर कर रह गई थी। उसे गुस्से से कुछ कहना चाहा था, मगर महनाज बेगम उसका हाथ थामते उसे खामोश रहने का इशारा करती वहां से निकल गई थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अपने आगे आवाज़ उठाने वाले को ज़ाकवान जतोई माफ़ नहीं करता था, मगर वो ये भी नहीं जानती थी कि ज़ाकवान जतोई अपने सामने अपनी सरदारनी को बोलने का हक दे चुका था, जो उससे लड़ भी सकती थी और उस पर गुस्सा भी दिखा सकती थी। तुमने मेरी मामा को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? अनायशा उन दोनों के निकलते ही ज़ाकवान के मुकाबिल आई थी, जो बहुत गहरी निगाहों से उसे ही घूर रहा था। तुमने अभी कुछ देर पहले मेरी तरफदारी करके और अपने खानदान वालों के खिलाफ जाकर मुझ पर जो एहसान किया है, उसी के बदले तुम्हारी माँ को तुमसे मिलाकर वो एहसान चुकता किया है। उस एहसान की मुद्दत इतनी ही थी। ज़ागवान उसे जवाब देता वापस पलटा था। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, सरदार साकवान चतोई। मुझे मेरी मामा और बाकी घर वालों के साथ वापस जाना है और मैं चाहूँगी। देखती हूँ तुम कैसे रोकते हो मुझे। अनायशा को उसका अंदाज मजीद आग लगा गया था। वो वहां से जाने के लिए पलटी थी, मगर अभी वो दरवाजे से निकली भी नहीं थी जब जाकवान के अदा किए जाने वाले अल्फाज उसके कदम वहीं से कर गए थे। अगर तुमने इस हवेली से बाहर कदम रखने की कोशिश की तो हवेली की बाहर गाड़ियों में बैठे तुम्हारे खानदान के एक एक फर्द के सीने में मेरे गार्ड्स गोलियां उतार देंगे। ज़ाकवान की बात सुनकर अनायशा झटके से पलटी थी। उसने बेयकीनी भरी नज़रों से ज़ाकवान को देखा था। उसकी लाल आंखें बता रही थीं इस वक्त वो कितने गुस्से में था। अनायशा को एकदम उससे खौफ महसूस हुआ था। उसने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, फिर उसका ये साइको सरदार इतने गुस्से में क्यों था? अनायशा सोच कर रह गई थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके यहाँ से जाने की बात ही ज़ाकवान जताई का सोया गुस्सा जगा गई थी। सरदार ज़ाकवान जतोई, तुम होश में तो हो? तुम अपनी ये दरिंदगी मेरे सामने दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। अनायशा की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी जब ज़ाकवान उसके करीब आता, उसके दोनों बाजू थाम कर पीछे मौजूद दीवार पर टिकाता, उसे भी दीवार से लगाता पूरी तरह उस पर हावी हुआ था। उसके इस जारहाना अमल पर अनायशा ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा था। मेरी दरिंदगी अभी देखी ही कहाँ है आपने, सरदारनी साहिबा, और मुझे वो दिखाने पे मजबूर भी मत करें। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ज़ाफ़रान उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते उसे अपनी गर्म तपिश ज़दा सांसों से झुलसा गया था। अनायशा को बेहद हैरत हुई थी। इतने गुस्से में तो उसने ज़ाफ़रान को तब भी नहीं देखा था जब उसने उसे गोली मारी थी। तो क्या ये रद्द अमल सिर्फ उसके यहाँ जाने से वाली बात पे था? क्या वो उसके सिर्फ यहाँ से जाने वाली बात पर इतना तैश में आ गया था? मगर क्यों? वो तो उससे मोहब्बत का दावेदार भी नहीं था। फिर ये आंखों की वहशतनाकी और एक अजीब सा खौफ। अनायशा का गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठता चला गया था। उसे बे इख्तियार ज़ाकवान जतोई का भी कुछ देर पहले
किया पला याद आया था। अगर वो चाहता तो उसे उसकी माँ से ना मिलवाता, वो क्या बिगाड़ सकती थी भला उसका। सागवान अपनी बात कहते पलटने ही वाला था जब अनायशा उसके सीने से शर्ट दबोचती उसे वापस अपने मुकाबले लाने पे मजबूर कर गई थी। सरदार सागवान चतोई, आप मुझ पर चिल्ला नहीं सकते और ना ही अपनी इन धमकियों से मुझे खौफ ज़दा कर सकते हैं। थैंक्स मेरी मामा को मुझसे मिलवाने के लिए। अनायशा उसके गुस्से से बिना खौफ खाए उसकी आंखों में झांकते बोलती वहां से हटने लगी थी, मगर अब की बार साकवान उसे कंधे से दबोच कर वापिस दीवार से लगा गया था। तुम ये सब बोलकर मेरा गुस्सा कम नहीं कर सकती। जाकवान अपनी सरदारनी की डरामेबाजियां बहुत अच्छे से समझ रहा था, जो एक पल उसे गुस्सा दिलाती थी और अगले ही लम्हे इंतहाई होशियारी का मुजाहरा करती उसे अपने आगे चारों शाने चित कर देती थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही सरदार साईं, मैंने सिर्फ शुक्रिया अदा किया है, मगर आपकी ये अक्कड़ और गरूर तो शायद आपको इसकी भी इजाज़त नहीं देता। अनायशा ने उसे दो बदू जवाब देते अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवानी चाही थीं। तुम बहुत आसानी से आज मेरे खिलाफ बोलकर मेरी कैद से छुटकारा हासिल कर सकती थी। तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान की सपोर्ट हासिल थी, मगर तुम्हारी अपने प्यारों के खिलाफ जाकर मुझे सपोर्ट करने वाली बात समझ नहीं आई। सागवान ने अपने दिमाग में खलबलाता सवाल पूछ लिया था, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे। सागवान ने इस्तेहज़ाया अंदाज में उसे देखा था, जो पहले ही बहुत गौर से उसके मगरूर नकूश को घूर रही थी। ये हुस्न के साथ साथ हर शय में मालामाल था, बेशुमार दौलत, पावर और सब कुछ कर गुजरने का इख्तियार, जिस इंसान को जैसे मर्जी चाहे को मार डालता था। मगर अनायशा को उसकी पूरी मगरूर आंखों में एक अजीब सा खालीपन नजर आता था, जैसे वो इतना सब पाने के बाद भी खुश नहीं है। अभी भी कुछ हासिल करने की तिश्नगी बाकी है, मगर वो बहुत अच्छे से जानती थी कि ये शख्स कभी किसी के आगे खुलने वाला नहीं था, ना ही किसी को अपने अंदर का दर्द बताने वाला था। उसे तो शायद बिल्कुल भी नहीं। अनायशा को अभी भी यही लगता था कि सागवान चतोई के लिए वो कोई अहमियत नहीं रखती, वो सिर्फ उसे अपनी जिद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। असल हकीकत क्या थी, शायद उससे सागवान चतोई के सिवा कोई भी वाकिफ नहीं था। मेरा दिमाग अभी इतना खराब भी नहीं हुआ सरदार साईं कि तुमसे मोहब्बत करूं। इतने टाइम से तुम्हारे साथ रहते तुम्हारी पावर का अंदाज़ा हो चुका है मुझे। मैं जानती थी मैं तुम्हारे खिलाफ हजार गवाहियाँ क्यों न दे दूं, जब तक तुम नहीं चाहोगे मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। अनायशा ने उसे अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया था। वो ये नहीं बता सकी थी कैसा करने पर उसे उसके दिल ने मजबूर किया है। काफ़ी समझदार हो गई हैं सरदारनी साहिबा। ज़ाकवान उसकी जानिब झुका था, जबकि उसे एकदम अपने इतने करीब होता देख अनायशा ने घबरा के उसे देखा था। तुम्ही ने तो कहा है कि शुक्रिया अदा करना नहीं आता मुझे, वही करने लगा हूँ। इससे पहले कि ज़ाकवान के इरादे अनायशा समझ पाती, वो उसकी गर्दन पर चमकते तिल पर अपने होंठों का लफ्ज़ छोड़ता वहाँ से पलट गया था, जबकि अनायशा अपने बेकाबू होते दिल की धड़कनें कंट्रोल करती कितनी ही देर वहाँ खड़ी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। सागवान चतुई का करीब आना, उसका छूना उसे बुरा क्यों नहीं लग रहा था, पहले की तरह नागवार क्यों नहीं गुजर रहा था। अनायशा फिलहाल अपनी कैफियत समझने से खुद भी कासिर थी। कहीं मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अनायशा ये बात सोचते ही कांप उठी थी, उससे ये बात मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी। वो यहाँ रहते इतना तो समझ गई थी कि सागवान जतोई से मोहब्बत करना इंतहाई मुश्किल अमर था। वो शख्स उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल इंसान था। अम्मा साईं बहुत नाराज़ हो रही थीं। जब तुम जानती थी कि आज मंगनी की रस्म करनी है, उन्होंने तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी ये रिंग पहनने की। कितनी मोहब्बत और चाह से वो तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आए थे, मगर पहना ही ना सके। भाभी उसकी अलमारी में धुले हुए कपड़े रखती अपनी खफकी का इजहार कर रही थीं, जबकि सचान बेड पे ऊंधे मुँह लेटी तकिए पे सर टिकाए उनकी बातें सुनने से कासिर थे। उसे इस वक्त सिर्फ एक ही मंजर याद था, जब दिलशेर ने उसके हाथ में अपने नाम की रिंग पहनाई थी। ये मंजर उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। जरी, एक बात बताओ, कपड़े रखकर भाभी उसके चाहने मतवजह हुई थी। बोले। जरजान का अंदाज हनूस गुमसुम सा ही था।
क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? भाभी के नॉर्मल से अंदाज में पूछे जाने वाले सवाल पर भी सरजान ऐसे अपनी जगह से उछली थी जैसे 440 वॉल्ट का करंट लगा हो। नहीं तो मैं भला किससे मोहब्बत करूंगी? आपको ऐसा क्यों लगा? सरजान बहुत मुश्किल से अपनी गैर हालती हालत पे काबू पाते जवाब देते हुए बोली, मैंने तो वैसे ही पूछा, तुम इतनी लाल क्यों हो गई हो? वो मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाती रूम से निकल गई थी, जबकि सरचान ने अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की थीं। वो बेचैन सी वापस बेड पे आन बैठी थी। उसका रिश्ता तय पा चुका था। कुछ दिनों में उसका निकाह था, मगर वो अपनी उस पे दर्द और बेरहम मोहब्बत को अपने सीने से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो उसके दिल की मंडेर पर अभी भी किसी जिद्दी बच्चे की तरह मौजूद थी, जिसे निकालना सरशान को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो अपनी जगह से उठी थी और तेल उठाकर अपनी उंगली पे लगाते उसने अंगूठी को उतारना चाहा था, मगर मुसलसल इतनी देर की कोशिशों के बाद उसकी पूरी उंगली रेड हो गई थी, लेकिन वो अंगूठी निकालने में कामयाब नहीं हो पाई थी। तुम मेरे जज्बात के साथ खेल कर ठीक नहीं कर रहे। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी तुम्हें। सरचान की आंखों से कई आंसू टूट कर गिरते उसका चेहरा भिगो गए थे। सरदार ने साईं, कभी हमारे साथ बैठ जाया करें। जानते हैं अभी आपकी हैसियत के बराबर नहीं है, मगर अनकरीब ये फासला भी खत्म हो जाएगा। अनायशा का मूड कल से ऑफ था। जागवान से उसका एक बार भी सामना नहीं हुआ था, ना ही वो रूम में आया था। अनायशा भी उसे डबल नाराजगी दिखाती उसके सामने ना जाने की कसम खा चुकी थी। मौसम बहुत खूबसूरत होता देख उसका इरादा रूम से निकलकर बाहर लॉन में जाने का था, मगर लाउंज में बैठी खोला की पुकार पर न चाहते हुए भी उसे रुककर पलटना पड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए हर इंसान एक जैसी ही हैसियत रखता है। मैं लोगों को औकात के तराजू में तोलने वालों में से नहीं हूँ। अनायशा के करीब आती जानिब रखे सोफे पर बैठ गई थी। मैरून रंग के शफीन के सूट में हमेशा की तरह इस वक्त भी जाकवान की ही नई इंतहाई खूबसूरत स्या रंग के मर्दाना शॉल अपने कंधों के गर्द लपेटे हसीन घने बालों को चूड़े में मुकीम करके शिफॉन के मैरून दुपट्टे में सर को ढके वो बेहद हसीन लग रही थी। उसकी धुतिया रंगत मैरून रंग में थमक रही थी और चेहरे पर छाई मासूमियत तो वैसे ही उसके हुस्न को चार चांद लगा देती थी और हर देखने वाले को अपना दीवाना भी बना देती थी। जिस लड़की को देख हम सबकी नजरें नहीं हट पा रही, सोचे सरदार साईं का क्या हाल होता होगा। ये लड़की बहुत हसीन है और होशियार भी। बहुत जल्द सरदार साईं को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। हमें उससे पहले ही ओला की बात चलानी होगी। गुलनाज बेगम अनायशा का ये दिल फरेब हुस्न देख दिल ही दिल में छल भुन के रह गई थी। सरदार ज़ाक़वान जतोई को मुट्ठी में करना आसान काम नहीं है। मुझे ऐसी ज़माना शनास औरत जब अपने पोते को अपनी मुट्ठी में नहीं ले पाई तो ये कल की आई लड़की भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये अगर होशियार है तो हमारे सरदार साईं इससे 100 गुना आगे का सोचते हैं। वो कभी भी दुश्मनों की बेटी पर एतबार नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे से जानते हैं ये लड़की उन्हें धोखा देगी। इसीलिए तो अभी तक एक रात उसके साथ अपने कमरे में नहीं रुके, क्योंकि वो इसे इस काबिल नहीं समझते। सफीना बेगम के लहजे में अनायशा के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। आपने कल जिस तरह सरदार साईं के बारे में बात की, लगता है आप भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हैं। वो हैं ही ऐसे, उनसे मोहब्बत किए बगैर रहा ही नहीं जा सकता। खौला ने उसके तासुरात जांचने चाहे थे। अनायशा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। इस बात पर उसका दिल जोर से धड़क उठा था। ऐसा ही होगा, मगर मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। अनायशा की बात पर सबने काफ़ी हैरत से उसे देखा था। बहुत जल्द खौला भी सरदार साईं की दुल्हन बनने वाली है। आपके बराबर कोई आने वाला है सरदारनी। जब सरदार साईं किसी और को अपने करीब रखेंगे तो आपकी मोहब्बत उनके लिए खुद ब खुद ही जाग उठेगी।